Good morning, guys. Welcome back to our nursing medical education. Today we will discuss about the HAI and bundle of care. So, what is HAI? HAI hospital acquired infection. ऐसा इन्फेक्शन जो पेशेंट को हॉस्पिटल से मिलता है ड्यूरिंग केयर, ड्यूरिंग हेल्थ केयर, ड्यूरिंग मेडिकेशन। तो ऐसे इन्फेक्शन को हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं। वो उस बीमारी को हॉस्पिटल में ही प्राप्त करता है। वो किसी और बीमारी से एडमिट होता है, लेकिन चूँकि वो एडमिट होता है, स्टे ज़्यादा होता है हॉस्पिटल में, तो दूसरे इन्फेक्शंस उसे लग सकते हैं और उसे क्योर कैसे करना है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बंडल ऑफ केयर क्या है? अ केयर बंडल इज अ सेट ऑफ इंटरवेंशन दैट व्हेन यूज्ड टुगेदर सिग्निफिकेंटली इंप्रूव पेशेंट आउटकम्स। तो ऐसा हमको केयर देना है जो कि पेशेंट जो है जिस बीमारी से वो लड़ने के लिए आया है वो ठीक हो सके और उसे दूसरी बीमारी, इसे सही या आसान शब्दों में कहें तो उसे दूसरी बीमारी से हम बचा सके, जो कि वो एक्वायर्ड करता है, वो प्राप्त करता है, उससे वो हो जाती है। जैसे एक पेशेंट को यदि टीबी है और दूसरा पेशेंट किसी और डिजीज़ से एडमिट हुआ है, यदि वो प्रॉपर मास्क नहीं लगाएगा, प्रॉपर हाइजीन नहीं रखेगा, प्रॉपर डाइट नहीं रहेगी, उसकी इम्यूनिटी डाउन रहेगी, तो वो उस बीमारी को वो दूसरे पेशेंट से ले सकता है। एविडेंस बेस्ड केयर बंडल्स में ऐसे केयर हमको प्रोवाइड करना है जो कि एविडेंस बेस्ड हो, जो कि प्रैक्टिस्ड हो, जिससे कि हमें इम्प्रूवमेंट मिले। तो अ बंडल इज स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ इम्प्रूविंग द प्रोसेस ऑफ केयर एंड पेशेंट आउटकम्स। तो हमें उसके अच्छे अच्छे परिणाम प्राप्त हो, हमें ऐसी केयर प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। A bundle is a group of EB care component for a given disease that when executed together may result in better outcomes than if implemented individual। तो जैसे मैंने अभी बताया, हमें ऐसी केयर प्रोवाइड करना है जिससे वो इन्फेक्ट ना हो और उसे हम सम्मिलित रूप से बचा सके, सारे इन्फेक्शनों से उसे बचा सके। The crux of the term bundle is that the whole is more than the sum of its parts। So ये कुछ इन्फेक्शन होते हैं जो कि हॉस्पिटल से एक पेशेंट को प्राप्त होते हैं। वो किसी और डिजीज़ से एडमिट होता है, लेकिन उसे, जैसे अगर पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल है, यदि वो वेंटिलेशन में है तो उसे वेप हो सकता है, वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया जिसे हम बोलते हैं, क्लैप्सी हो सकता है, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है। सो ये सारे इन्फेक्शन, कैथेटर इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यदि लॉन्ग टाइम तक कैथेटर लगा हुआ है पेशेंट को तो उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन सब इन्फेक्शंस को हमको कैसे बचाना है ये डिस्कस करते हैं। वेंटिलेटर एसोसिएटेड, जिसे हम वैप बोलते हैं, निमोनिया, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया इज़ अ कॉमन हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। ये 10 से 20% ऑफ पेशेंट में देखा जाता है जो कि आईसीयू में होते हैं और ये लॉन्ग टर्म तक वेंटिलेटर में पेशेंट होता है, तो उसे ये इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। सो वैप, जैसे मैंने बताया, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया इज डिफाइंड एज निमोनिया दैट अकर्स 48 टू 72 आवर्स। मतलब ये 2 या 3 दिन के अंदर में ये पेशेंट प्राप्त कर लेता है, ये उसे इन्फेक्शन लग जाता है फॉलोइंग एंडोट्रेकियल ट्यूब। क्योंकि इंट्यूबेशन के थ्रू जब हम पेशेंट को इंट्यूबेट करते हैं, उसके बाद 2 या 3 दिन के बाद वो, चूँकि उसकी इम्यूनिटी डाउन होती है, वो वेंटिलेटर पे होता है, तो ये इन्फेक्शन कॉज, उसकी जो बॉडी वो बहुत जल्दी से इस इन्फेक्शन को ले लेती है। कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ न्यू प्रोग्रेसिव इन्फिल्ट्रेट, साइन ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन। जैसे कि क्या साइन दिखेंगे हमें इसमें फीवर, अल्टर्ड वाइट ब्लड सेल्स काउंट, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो पहले बढ़ेगी और फिर डाउन हो जाएगी। चेंज इन स्पूटम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिटेक्शन ऑफ अ पॉजिटिव एजेंट्स। मैकेनिकली वेंटिलेटेड पेशेंट आर हाई रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। क्योंकि वो हाई रिस्क में इसलिए होते हैं, वो ऑलरेडी लड़ रहे होते हैं बीमारी से और वो दूसरा इन्फेक्शन भी प्राप्त कर लेते हैं। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया जो होता है वो चूँकि पेशेंट वेंटिलेशन में है ऑलरेडी और उसे ये इन्फेक्शन इसलिए लग रहा है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी डाउन है, बहुत टाइम से वो बीमारियों से लड़ रहा है और अदर इन्फेक्शन उसे और कॉज हो जाता है। पेप्टिक अल्सर है या डिजीज़ है, उसमें भी ये इन्फेक्शन होने के चांस है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, एस्पिरेशन, वीनस थ्रोम्बोलिक इवेंट्स एंड प्रॉब्लम्स विद सिक्रेशन मैनेजमेंट। इंक्रीज इन द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक, ज़्यादा यदि हम, क्योंकि पेशेंट एडमिट है बहुत लॉन्ग टर्म तक है, तो वो एंटीबायोटिक्स हम उसे कंटिन्यू देते हैं, तो रेजिस्टेंस हो जाता है, इस वजह से भी हो सकता है। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे, ज़्यादा टाइम तक हॉस्पिटल में स्टे है तो भी इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस रहते हैं, तो इसमें मॉर्टेलिटी रिस्क बढ़ेगी। रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं इसके?
प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स देखिए, 60 ईयर्स की यदि पेशेंट है तो ऑब्वियसली उनकी जो इम्यूनिटी वो डाउन होगी, पुअर ओरल हेल्थ रहेगी उनकी, मतलब जो ओरल हेल्थ उनकी अच्छे से नहीं हो पाएगी, क्लीनिंग नहीं कर पाएंगे माउथ की वो, तो उस वजह से भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि अगर यदि पेशेंट वेंटिलेशन में है या वेंटिलेटर में है तो उसे इन्फेक्शन लगने के चांस इसलिए होंगे क्योंकि उसकी हम ओरल केयर नहीं कर पाएंगे, इस वजह से उसे और ज़्यादा चांस होंगे। सडेशन की वजह से होगा, इम्पेयर्ड एलओसी, सो ये सारे इन्फेक्शन उसे लग सकते हैं। क्रिटिकली इल कन्फाइंड टू बेड, यदि वो बेड में है और प्रॉपर केयर उसकी नहीं हो पा रही है तो ये निमोनिया ये कॉज कर लेते हैं पेशेंट। ये इस तरीके से इन्फेक्शन प्राप्त करते हैं पेशेंट। हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? हेड टू बेड एलिवेट करके ओरल केयर दे सकते हैं, जैसे क्लोरहेक्सिडिन से हम माउथ वॉश करके, स्ट्रेस अल्सर प्रोफिलेक्सिस दे करके कर सकते हैं, डेली सेडेशन असेसमेंट एंड स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग दे सकते हैं, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस से बचा सकते हैं। हेड ऑफ बेड एलिवेशन जैसे मैंने बताया 30 to 45 डिग्रीज बेड को हम बढ़ा सकते हैं। ओरल केयर विथ क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में प्रोफिलेक्सिस देंगे, डीप वेन थ्रोम्बोसिस से बचाएंगे उसे, डेली सेडेशन असेसमेंट से भी बचाएंगे। हमें हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है जब हम पेशेंट की केयर कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग मेडिकेशन हैंड हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम इन्फेक्शन उसे प्रोवाइड करा रहे हैं। सो ये पहले सारे जर्म्स और बैक्टीरिया, यदि आफ्टर वॉश हमारे हैंड क्या होते हैं क्लीन। जब भी हम पेशेंट के पास जाएँ, चाहे कोई भी मेडिकेशन कर रहे हों, चाहे कोई भी, तो हमें हैंड हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखना है। हैंड हाइजीन में योर 5 मोमेंट फॉर हैंड हाइजीन। सो जैसे मैंने बताया कि जब हम पेशेंट के पास जा रहे हैं, पेशेंट की हमने केयर की है, उसके बाद भी हमें हैंड वॉश करना है। और हम यदि दूसरे पेशेंट के पास जा रहे हैं और इस बीच में हम और दूसरे पेशेंट को केयर करने जा रहे हैं, तभी इसी बीच में हमें हैंड हाइजीन करना है। सो ये सारी प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे, तभी हम पेशेंट को इन इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। ओरल हाइजीन फॉर आवर ईयर्स पर इंस्टीट्यूशनल में दे सकते हैं। मेंटेन ट्रेकियल ट्यूब कफ प्रेशर, हाँ इससे भी हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। परफॉर्म एंडोट्रेकियल एंड ओरल सक्शन प्रेयर टू फिट्स एंड SOS। सो वेब बंडल, वेंटिलेटर बंडल कंपोनेंट एलिमेंट्स, a group of interventions related to ventilator care that when all interventions are applied simultaneously, there is enhanced reduced in incidence of VAP than when each intervention is implemented separately institution of healthcare improvement। सो जो वेब बंडल है, जैसे वेब है वेंटिलेटर एसोसिएटेड एनीमिया है, तो इसके लिए हमें क्या केयर प्रोवाइड करना है जिससे कि पेशेंट को इस इन्फेक्शन से बचाया जा सके। तो जैसे मैंने बताया कि एलिवेटेड करना है हेड को, ओरल हाइजीन का ध्यान रखना है, पेप्टिक अल्सर प्रोफिलेक्सिस का ध्यान, डीप वेन थ्रोम्बोसिस प्रोफिलेक्सिस, तो ये सारी चीज़ें हम एक केयर दे सकते हैं बंडल के रूप में, एक साथ केयर हम उसे दे सकते हैं और उसे हम इस इन्फेक्शन से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अब सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन से हम कैसे कंट्रोल करेंगे? जो है ये भी बहुत बड़ा रिस्क होता है सेंट्रल लाइन जो ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है, क्योंकि यदि जो पेशेंट है उसे सेंट्रल लाइन लगी हुई है बहुत टाइम तक, तो वो भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है डायरेक्ट, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं उसे। सेंट्रल वीनस कैथेटर्स डिसरप्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द स्किन मेकिंग इन्फेक्शन विद बैक्टीरिया, जिसमें मैंने बताया था बैक्टीरिया या फंगाई पॉसिबल है ये इन्फेक्शन होने के। पेशेंट को इन्फेक्शन में स्प्रेड टू द ब्लड स्ट्रीम एंड हीमोडायनामिक चेंजेस एंड ऑर्गन डिसफंक्शन, सीवियर सेप्सिस हो सकता है। अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, तो ये बहुत बड़ा कॉजेज़ है इसका कि ये 90% ऑफ कैथेटर जो होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। क्लैप्सी में what if those interventions were already readily available in hospital? What if all those interventions were done all of time or each patient? तो हमें पेशेंट की केयर कैसे करना है? बेटर पेशेंट आउटकम्स, रिड्यूस मोर्टिलिटी और इम्प्रूव्ड सेटिस्फैक्शन, नर्सिंग, फिजिशियन, पेशेंट एंड फैमिलीज। तो फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी इसमें होंगे।
is a group of intervention related to patient with intravascular central catheter that when implemented together result in better outcomes than when implemented individually. सेंट्रल लाइन बंडल एलिमेंट्स में हैंड हाइजीन हमें कैसे बचाना है पेशेंट को इससे इन्फेक्शन से, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन से। हैंड हाइजीन मैंने पहले बताया था। सो ये सारे जो है कॉमन सी चीज़ें, हैंड हाइजीन हो गया है, और जो हम ड्यूरिंग मेडिकेशन केयर कर रहे हैं तभी भी हमें हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है। मैक्सिमल बैरियर प्रिकॉशंस हमें बहुत ध्यान रखते हुए मेडिकेशंस करना है। क्लोरहेक्सिडिन स्किन एंटीसेप्सिस का यूज़ करना है। ऑप्टिमल कैथेटर साइट सिलेक्शन विथ सबक्लेविन वेन एज प्रिफर्ड साइट फॉर नॉन टनल कैथेटर्स इन एडल्ट्स। डेली रिव्यू ऑफ लाइन नेसेसिटी विथ प्रॉम्प्ट रिमूवल ऑफ अननेसेसरली लाइन सिक्योर एंड ड्रेसिंग क्लीन। तो ड्रेसिंग करना है प्रॉपर। हैंड हाइजीन जैसे पहले बताया था, ये वही प्रोसेस है। When caring for central venous catheter, clean hand with soap and water or an alcohol-based waterless hand cleaner. Before and after palpating catheter insertion sites, before and after inserting, replacing, accessing, repairing or dressing an intravascular catheter. Palpation of the insertion site should not be performed after the application of antiseptic unless a septic technique is maintained. क्लोरहेक्सिडिन स्किन एंटीसेप्टिक कैसे देना है? प्रिपेयर स्किन विथ एंटीसेप्टिक डिटर्जेंट क्लोरहेक्सिडिन इन 70% आइसोप्रोफाइल अल्कोहल। अलाउ एंटीसेप्टिक सोल्यूशन टाइम टू ड्राई कम्प्लीटली बिफोर पंक्चरिंग द साइट। बिफोर द प्रोसीजर हमें क्या करना है? डिड दे यूज़ अप्रोप्रिएट हैंड हाइजीन, हमें ध्यान रखना है हैंड हाइजीन का। अप्लाई क्लोरहेक्सिडिन, ड्रैप एंटायर पेशेंट इन स्टेराइल फेस। तो हमें ड्यूरिंग प्रोसीजर जब हम प्रोसीजर कर रहे हैं उस समय भी हमें स्टेलाइजेशन का, हैंड हाइजीन का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है। ड्यूरिंग प्रोसीजर और आफ्टर प्रोसीजर के बाद भी हमें, जब हम मेडिकेशन करने जाते हैं तभी भी हमें ये ध्यान रखना है। तो इस वजह से हमें हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से पेशेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सेंट्रल लाइन जो इंसर्शन है उसमें हेल्पफुल चेंजेस क्या हो सकते हैं? यूज लाइन कार्ड्स एंड किट्स और ग्रैब बैग्स, स्टैंडर्डाइज इंसर्शन प्रोसीजर, स्टोर ऑल इक्विपमेंट in the same place, include central line insertion checklist in the kits or on the card. So nurses at the bedside are the front line of defense, preventing aspiration, the most serious complication of tube feeding. Yes, ट्यूब फीडिंग के थ्रू बहुत ही कॉमन है कि इन्फेक्शन जा सकता है पेशेंट को। तो उसे कैसे हमें प्रिवेंट करना है? तो हमें हाइजीन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सिंपल नर्सिंग इंटरवेंशन कैन प्रिवेंट एस्पिरेशन। हमें एक टीम के साथ काम करना है जब भी हॉस्पिटल में हो, तो ताकि पेशेंट को हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से बचा सके और पेशेंट जो है वो हेल्दी हो सके और अपने घर प्रॉपर तरीके से वो